हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? हम लोग अपना न्यू चैप्टर फंडामेंटल राइट्स शुरू कर चुके हैं और उसके 2 लेक्चर भी हो गए हैं। आज जो है वो हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है फंडामेंटल राइट्स का। जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स पढ़े थे। आज जो हम लोगों का लेक्चर नंबर 13 है, लेक्चर नंबर 3 है सॉरी। आज जो हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है फंडामेंटल राइट्स, उसमें हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे इसके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर आज हम लोग 12 देखेंगे। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है इसमें? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक तो उसमें बार बार स्टेट का टर्म आएगा। तो इसलिए आर्टिकल 12 कहता है कि जो स्टेट है वो आखिर है क्या, मतलब ऐसे कौन कौन से स्टेट में ऐसी कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं जिनके एक्शन के थ्रू हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होंगे तो हम कोर्ट जा सकते हैं। तो स्टेट में देखिए, पार्लियामेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट, इनके एक्शन के अगेंस्ट भी हम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं इनके एक्शन से। सेकंड जो है वो है स्टेट असेंबली। जो हम लोगों की स्टेट्स हैं उनकी जो असेंबली है वो, और स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर इनके द्वारा भी कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है या ऐसा एक्शन लिया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है या वायलेट करता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। तीसरा जो है वो है लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ में जैसे आपकी हो गई म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट होते हैं एक्सेट्रा, इनको लोकल अथॉरिटीज़ बोलते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ट्रस्ट। तो अगर इनका भी कोई ऐसा एक्शन है जो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है तो आप इनके अगेंस्ट भी कोर्ट जा सकते हैं। फोर्थ जो है, फोर्थ में कॉरपोरेशन कंपनीज हो गई, स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड कंपनीज, जैसे कि आपकी LIC है, गेल हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक्सेट्रा। तो ऐसी जो भी कॉरपोरेशन कंपनीज हैं, अगर उनके एक्शन के अगेंस्ट भी आप कोर्ट जा सकते हैं अगर वो उनके एक्शन आपके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने जजमेंट में ये भी कहा था कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो स्टेट के काम में हेल्प कर रही है, मदद कर रही हैं, जैसे आजकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, तो उसमें जो स्टेट पब्लिक कंपनीज हैं जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक ज़्यादा होता है उन्हें पब्लिक सेक्टर कंपनीज कहते हैं ना, PSU। तो
जिसमें गवर्नमेंट का 50% प्लस स्टेक होता है। तो अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट वर्क कर रही हैं, तो उन्हें भी स्टेट में ही काउंट किया जाएगा। अगर उनके एक्शंस के थ्रू भी फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं, वायलेट होते हैं, तो कोर्ट में जाके हम लोग क्लेम कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट या फिर गवर्नमेंट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्सेट्रा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट में कौन कौन आता है। इसमें पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट असेंबली, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, LIC, सेल, गेल, IOCL एक्सेट्रा। प्राइवेट कंपनीज वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो कंपनीज वर्क करती हैं एक्सेट्रा। तो इन किसी का भी एक्शन अगर ऐसा है जिससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स को क्लेम करने के लिए डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 32, इसमें क्या है, इस आर्टिकल के थ्रू आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 226, इस आर्टिकल के थ्रू आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर वो ब्रीच होते हैं स्टेट के एक्शन के द्वारा। तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो वहां से आप कोर्ट की रेमेडी ले सकते हैं और कोर्ट इनके एक्शन को नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है और आपके फंडामेंटल राइट्स को इस्टेब्लिश कर सकता है फिर से। तो ये तो आज हम लोगों ने आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखी। आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल 13 क्या कहता है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, लॉज इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट हैं, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उन लॉज को हमारे कोर्ट जो है वो नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं। Laws which are inconsistent with fundamental rights can be declared null and void by the courts। तो ये आर्टिकल हमारा ये कहता है। और इसमें जो लॉज हैं वो कौन कौन से लॉज के बारे में बात की गई है, परमानेंट लॉज, परमा परमानेंट लॉज जैसे हमारे कौन बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाती है, और स्टेट असेंबलीज जो होती हैं, स्टेट असेंबलीज, इनके द्वारा जो लॉज बनाए जाते हैं वो परमानेंट आप उन्हें कह सकते हैं। और टेम्परेरी लॉज कौन बनाता है, टेम्परेरी लॉज, ये जैसे ऑर्डिनेंसेस हो गए, ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो ये टेम्परेरी लॉज में आते हैं। परमानेंट लॉज, टेम्परेरी लॉज, और ऐसे ही अगर आप ये भी कह सकते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जिसे हम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन।
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में ये होता है कि देखिए पार्लियामेंट एक जो लॉ पास करती है वो मतलब उसमें सब कुछ डिटेल्स नहीं होती हैं, एक उसमें ब्रॉड चीज़ें होती हैं और उन्हीं जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो उसमें ब्रॉड पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं के बेस पे पार्लियामेंट जो है वो डेलीगेट कर देती है डिपार्टमेंट्स को और मिनिस्ट्रीज को कि वो उसमें बाकी डिटेल फिल कर ले, तो इसी को उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोला जाता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्योंकि पार्लियामेंट पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो जो लॉज हैं उसकी हर डिटेल के बारे में डिस्कस करे, बात करे, हर डिटेल चेक करे। तो जब पार्लियामेंट लॉज बनाती है तो वो ब्रॉड लॉज बनाती है जिसमें ब्रॉड बातें होती हैं, जो मेन पॉइंट्स होती है वो होते हैं, और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उसमें डिटेल्स होती हैं वो हम लोगों के जो डिपार्टमेंट हो गए और मिनिस्ट्रीज हैं उनके थ्रू उसमें वो डिटेल्स डाली जाती हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोला जाता है। पार्लियामेंट ने उनको मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स को अपनी ये चीज़ डेलीगेट कर दी, अपनी ये पावर डेलीगेट कर दी है, तो इसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन भी कहते हैं। इसके थ्रू जैसे ऑर्डर्स हो गए, ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज एक्सेट्रा, तो इनको भी लॉज के अंदर ही काउंट किया जाएगा। ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज इशूड बाय दिस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। देन हम लोगों का लॉज में नॉन लेजिस्लेटिव लॉज। नॉन लेजिस्लेटिव लॉज क्या होते हैं? नॉन लेजिस्लेटिव नॉन लेजिस्लेटिव लॉज लाइक ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। तो जैसे आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। तो कई बार होता है कि जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं वो अपना कोई एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, तो अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो उनके अगेंस्ट भी हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। जैसे इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या हो गए? इनफॉर्मल ग्रुप्स जो ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स फॉलो, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स जो फॉलो करते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स जैसे हो गए खाप पंचायत। खाप पंचायत तो जैसे ये कई बार बहुत ही एब्सर्ड टाइप के ऑर्डर्स दे देती हैं, या सोशल बॉयकॉट की बात करने का कर देती हैं, या कुछ भी ऐसा इन्होंने अगर कोई ऑर्डर दे दिया, कोई ऐसा रूल बना दिया जो इंसान के फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है, वायलेट करता है पर्सन के, तो वो उसके अगेंस्ट भी कोर्ट में अपील कर सकता है, कोर्ट जा सकता है। तो इसकी भी काफ़ी ब्रॉड लॉ, जो लॉ है, लॉ के बारे में भी बहुत ही ब्रॉडली डेफिनेशन दी गई कि लॉज में क्या क्या लॉज आएंगे। तो परमानेंट लॉज हो गए जो हम लोगों की पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज बनाती हैं, टेम्परेरी लॉज ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय प्रेसिडेंट गवर्नर, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जैसे ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशन, बाई लॉज जो हम लोगों के डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज बनाती हैं, एंड देन हम लोगों के नॉन लेजिस्लेटिव लॉज जैसे कि जो ट्रेडिशन कस्टम्स के हिसाब से होते हैं। तो वहाँ पे जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं वो लोग कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर बना देते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं उनके अगेंस्ट। तो ये जो है इसमें लॉज के बारे में बताया गया है। फिर आर्टिकल नंबर 13 हमारा ये भी कहता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हमारा आर्टिकल 13 ये भी कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो लॉ के अंडर में नहीं आएगा। लेकिन केशव नंदा भारती केस में
केशव नंदा भारती केस 1973 हिस्टोरिक केस। तो मैंने आपको अभी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हमारा आर्टिकल कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ के अंडर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने कोई फंडामेंटल राइट कर्टेल करे, रिपील करे, चेंज किया, तो उसमें हम जुडिशियल रेमेडी नहीं ले पाएंगे, या तो ये चीज़ है। लेकिन इसको केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को स्ट्रक डाउन किया। उसने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो भी लॉ के अंडर आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अगर पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट चेंज करती है या उसको कर्टेल करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है या हटाती है, और वो अगर बेसिक स्ट्रक्चर तो डॉक्ट्रिन है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी नल एंड वॉइड घोषित कर देगी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इस केस में, केशव नंदा भारती केस में, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लॉ के अंडर में आएंगे, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब करेंगे तो हम उन्हें भी नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं जो आर्टिकल नंबर 3 है वो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। जुडिशियल रिव्यू वो कोर्ट को शक्ति देता है कि वो पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉज पास किए गए हैं, या बाकी भी ये जो जितनी भी चीज़ें लॉज की डेफिनेशन में आती हैं, वो इनका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट देख सकता है कि अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब करते हैं या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं, तो वो ऐसे लॉस को नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके आर्टिकल नंबर 13 हुआ। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का आर्टिकल है 14। आर्टिकल नंबर 14, इसमें क्या है? इसमें है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल हमारा 14 ये कहता है कि जो लॉ के सामने सभी लोग बराबर हैं, कोई भी अमीर गरीब नहीं है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी जेंडर में कोई भेदभाव नहीं है, जो भी है लॉ के सामने सब बराबर है। सब्जेक्शन ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हम लोगों ने ब्रिटिश से लिया है, ब्रिटिशर से। तो ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। एंड दिस वन इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिका से हम लोगों ने लिया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कि किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगे। नो स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनीवन, किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा। और सेकंड है इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। हर कोई लॉ के सामने बराबर है, चाहे कोई रिच है, पुअर है, कोई मेल है, फीमेल है, कोई किसी भी कास्ट का है, रिलीजन का है, रेस का है, हर कोई लॉ के सामने बराबर है। और
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में जो हमने अमेरिका से ये कॉन्सेप्ट लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें इक्विटी की बात की हुई है, अफर्मेटिव एक्शन। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, सिमिलर application of the same law to all persons who are similarly situated, like should be treated alike, equal treatment under equal circumstances। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं ये अफर्मेटिव एक्शन की बात करता है, अफर्मेटिव एक्शन इक्विटी के कॉन्सेप्ट की बात करता है। ये इक्विटी का मतलब ये है कि अब जैसे आप उस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इक्विटी का मीन्स कि कोई बच्चा गरीब घर में पैदा होता है, कोई अमीर घर में पैदा होता है, तो जो अमीर बच्चा है उसको तो सब सुविधाएं मिलेंगी, वो बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ेगा, बहुत अच्छा खाना पीना खाएगा तो उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो वो बहुत अच्छी उसको एजुकेशन मिलेगी, तो उसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। लेकिन कोई गरीब बच्चा है तो वो इतना अच्छा खाना पीना भी नहीं खाएगा, तो उसकी कहीं ना कहीं हेल्थ भी अफेक्ट होगी, और फिर वो इतने अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ेगा तो उसकी एजुकेशन भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसका मतलब जो गरीब बच्चा है और जो अमीर बच्चा है, अगर वो कोई कंपटीशन देने जाते हैं तो उसमें ऐसा बहुत चांस होगा कि अमीर बच्चा ज़्यादा अच्छा कर जाएगा, क्योंकि उसने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है, और गरीब बच्चा शायद उस कंपटीशन को क्रैक ना कर पाए, क्योंकि उसको उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है उसके सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, वो पुअर फैमिली में पैदा हुआ। तो इसी का जो ये जो गैप है, उसको हम लोगों को कैसे मतलब फिल करना है, तो एफर्मेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट आया है, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया है, इक्विटी इसे बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है, हम लोगों की गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट है, तो उसमें वो कुछ ऐसे प्रोविजन करेगी जिसके थ्रू जो गरीब बच्चा है उसको चाहे तो हम रिजर्वेशन दें, या हम उसको स्कॉलरशिप दें कि वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ सके, या कुछ भी ऐसा करें जिससे कि वो भी अमीर बच्चे के बराबर आ सके और एक इक्वल कंपटीशन दे सके। तो इसी चीज को इस चीज के द्वारा बताया गया है, इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। ऐसे ही जैसे हम लोगों की सोसाइटी ने पहले कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया, अनटचेबिलिटी थी, तो उनके सर्कमस्टांसेस बहुत अलग थे, तो फिर जब अ, इसीलिए उनको रिजर्वेशन भी दिया गया, SC ST हैं, तो ये चीज़ है, ये इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू एफर्मेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। तो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसमें हम ये और देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये जो है ये एक रूल ऑफ लॉ के अंडर आता है। रूल ऑफ लॉ जो है ये कॉन्सेप्ट एवी डाइसी, ये जो ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, किसी को कोई पावर आर्बिट्ररी नहीं मिलेगी, जो भी है पावर का जो यूज है वो लॉ के थ्रू किया जाएगा। ये नहीं है कि
अगर कोई किसी पोजीशन पे है, उसे एक पावर मिली हुई है, तो वो जो चाहे अपनी उस पावर का मिसयूज करे, किसी को भी हैरास करे, ऐसा नहीं है। उसको जो पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो उस पावर का यूज अकॉर्डिंग टू लॉ करेगा। तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। सेकंड है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब रूल ऑफ लॉ के अंडर ये एलिमेंट्स है। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, देन सेकंड एलिमेंट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो हमारा आर्टिकल 14 में भी देखिए दिया हुआ है। और तीसरा ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स रादर देन इंडिविजुअल राइट्स आर द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द individual rights rather than the constitution being the source of the individual right। तो ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, ये हमारे इंडिया कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई नहीं होता है। ये क्या कहता है? थर्ड कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स रादर देन बीइंग द सोर्स ऑफ द राइट्स। तो लेकिन हमारी कंट्री इंडिया है, इसमें जो रूल ऑफ लॉ है, उसमें ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो तो सेम है, वो तो सेम लिए गए हैं, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। लेकिन जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। हम अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो है, जो थर्ड एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ का, वो चेंज है। हमारे यहाँ क्या है? इन इंडियन कंटेक्स्ट, इन इंडियन कंटेक्स्ट फर्स्ट टू एलिमेंट तो सेम है, लेकिन जो थर्ड एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ राइट्स। जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स है। जो हम लोगों को राइट्स मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हमें मिले, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिले हैं, ना कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उनके थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ऐसा नहीं है। तो ये पॉइंट जो है वो डिफर करता है रूल ऑफ लॉ में, जो थ्री एलिमेंट्स है, तो इसमें एलिमेंट नंबर 3 जो है वो डिफर करता है इंडिया के कंटेक्स्ट में। लेकिन जो ब्रिटिश जो है, वहाँ पे ब्रिटिशर्स में ये रूल ऑफ लॉ में ये तीनों एलिमेंट यही हैं। चलिए अब हम इसके कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ के। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस टू आर्टिकल नंबर 14। इक्वलिटी बिफोर लॉ के एक्सेप्शंस क्या है? पहला एक्सेप्शंस तो यही है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है और हमारे गवर्नर है, उनको अंडर आर्टिकल 361 उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स, जो हम लोगों के प्रेसिडेंट हैं और जो हमारे गवर्नर्स हैं, उन्हें इम्यूनिटी मिली है अंडर आर्टिकल 361। उन्हें ना ही क्या कहते हैं, किसी भी कोई उन पे कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता जब वो अपने ऑफिस में है। और उन लोगों के ऑफिस में जो प्रेसिडेंट अपने कोई भी निर्णय लेता है, तो उस पे भी कोई हम लोग क्रिमिनल केस नहीं कर सकते, ना ही उन्हें उनके ऑफिस के टर्म्स में उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। हाँ, ये है कि उन पे
सिविल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती है, लेकिन उससे पहले उन्हें 2 महीने का टाइम देना पड़ेगा। तो जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है, तो उन पे किसी भी कोर्ट में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं। उसके लिए 2 महीने पहले बताना होगा। तो एक तो एक्सेप्शन ये है। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि जो हम लोगों के एमपीज हैं, वो अगर पार्लियामेंट में अंडर आर्टिकल 105, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एमपीज हैं, वो अगर पार्लियामेंट में कोई भी चीज़ बोलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो अ, उसे हम कोर्ट में उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। या वो किसी कमेटी में कोई वोट देते हैं, तो वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लायबल नहीं होंगे। हमारे जो एमपीज हैं, उन्हें भी इम्यूनिटी मिली हुई है कोर्ट प्रोसीडिंग से। अगर वो किसी भी टाइप का कोई वोट देते हैं या कोई पार्लियामेंट में बात कहते हैं, तो उसमें कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगा। उसमें भी उन्हें कोर्ट से इम्यूनिटी मिली हुई है। कोर्ट की प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, अंडर आर्टिकल 105 हमारे एमपीज को। ऐसे ही हमारा जो जो तीसरा है, जो है आर्टिकल 194। इसमें जो हमारे एमएलएज होते हैं, उनके भी जो भी एक्शंस हैं स्टेट असेंबली के अंदर, और अगर वो जैसे भी चाहें जो भी बोलते हैं या किसी कमेटी में कोई वोट देते हैं एमएलए, तो उनके भी एक्शंस को कोर्ट प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिली हुई है। ये सब एक तरीके से आप कह सकते हैं इनके प्रिविलेजेस हैं। प्रिविलेजेस ऑफ एमपी, इसमें प्रिविलेजेस ऑफ एमएलए। और एक एक्सेप्शन ये भी है कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर है, टीवी है, रेडियो है, अगर वो पार्लियामेंट की ट्रू रिपोर्ट को पब्लिश करता है, तो उसे भी कोर्ट में हम लोग उसके अगेंस्ट भी कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, अगर वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स की या स्टेट असेंबली की प्रोसीडिंग्स की ट्रू रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो उसको भी हम लोग कोर्ट में प्रोसीडिंग के वो लायबल नहीं है। ये आर्टिकल नंबर 361A में बताया गया है। ये सब एक राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो हम लोगों का आर्टिकल नंबर 14 है, उसके एक्सेप्शंस हैं। देन हम लोगों का जो एक्सेप्शन है वो ये है कि जो भी सॉवरेन रूलर्स हैं बाहर की कंट्री के, एम्बेसडर्स हैं, सॉवरेन रूलर्स ऑफ अदर कंट्रीज, एम्बेसडर्स ऑफ अदर कंट्रीज, इन सबको भी सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिली हुई है। ऐसे ही जो यूनाइटेड नेशन या फिर उसकी एजेंसीज हैं, उनको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, उनके अगेंस्ट भी कोई भी क्रिमिनल या फिर सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं होगी। तो ये सब जो है, ये राइट टू इक्वालिटी के एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन जो है वो है आर्टिकल नंबर 31C। इसमें प्रोटेक्शन ऑफ लॉस विच आर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से हो गए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल नंबर 39B एंड आर्टिकल नंबर 39C। आप आगे जब टॉपिक में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें आप इन आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे। तो ये जो आर्टिकल्स है 39B एंड 39C, ये भी एक्सेप्शन है राइट टू इक्वालिटी का, इक्वालिटी बिफोर लॉ का। तो ये हम लोगों के 7 एक्सेप्शन हो गए।
तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 12, 13, 14 डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के आर्टिकल्स देखेंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन्हें जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की। और ऐसे ही आप लोग अपना लव कोऑपरेशन बनाए रखिए। आप लोगों की कोई भी फीडबैक या सजेशंस हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उन पे भी वर्क करूंगा और कोशिश करूंगा जितना और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो भी हो सके उतना करूँ। मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। ओके, थैंक यू।